हेलो एवरीवन। बाकी के जो बचे रिएक्शंस थे बोरोन फैमिली के जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम करवा रहे हैं, तो बाकी इसमें हमने 11 रिएक्शंस अभी तक कवर कर लिए हैं वो पिछले वाले वीडियो पार्ट में। और बाकी के 10 रिएक्शन मैंने बोला था, टोटल 21 रिएक्शन हम इसमें बोरोन फैमिली में करने वाले हैं। तो बाकी के 10 रिएक्शन इस पार्ट में कर लेंगे। और जिन्होंने भी अभी पहला बार ये देख रहे हैं और पिछला पार्ट नहीं देखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और चैनल पे भी आप देख लेना, मिल जाएगा। और वो जरूर देख लेना। आपके इनऑर्गेनिक में नीट में कम से कम 3 से 4 5 क्वेश्चंस इस सारे जो हम रिएक्शंस अभी करवा रहे हैं पी ब्लॉक में या फिर फैमिली वाइज, तो ये सारे 5-6 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक इस पोर्शन के आसपास ही घूमेंगे और वो आपका सही हो जाएगा अगर आप मेरे साथ ये सब कर लेते हो। तो हम पहले भी बता रहे कि रटने पे हम फोकस नहीं करवा रहे। आपको ऐसा नहीं बोल रहे कि हाँ ये रिएक्शन ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कैसे समझ के पढ़ते थे और उसको लंबे टाइम तक याद रखते थे, अगर एक बार आप थोड़ा सा मैकेनिज्म बेस्ड पढ़ाई करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें आगे के रिएक्शन। डाइबोरेन का रिएक्शन B2H6 है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको आपको हम इजी करते हैं। कंबसन रिएक्शन आपने सबसे इजी पढ़ा होगा, तो जैसे मीथेन हो गया, अगर उसको कंबसन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी कार्बन के कंपाउंड को मीथेन के ऑक्सीजन के साथ कंबसन करवाया जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सभी को पता है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनते हैं, ये सबको पता होगा। तो सेम यहाँ पे वही चीज अप्लाई करना है, सेम टू सेम इसमें यही अप्लाई करना है, बस यहाँ पे कार्बन की जगह बोरोन हो जाएगा। तो यहाँ पे डाइबोरेन है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, क्या बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या बन गया, CO2 बन गया था, कार्बन का ऑक्साइड बन गया था, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा बोरेन के लिए, ये हम आपको नीचे कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये जहाँ पे जैसे आपने देखा यहाँ पे कि CO2 बना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोरेन का ऑक्साइड, बोरोन का ऑक्साइड क्या होगा, B2O3 होगा। B2O3 ऑक्साइड बनेगा सॉलिड। और क्या बनेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो H2O बना, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो सेम टू सेम रिएक्शन ये वाला कॉपी करना था आपको। सबको कॉम्बसन का रिएक्शन पता होता है, तो बस वही वाला जब भी ऑक्सीजन दिखे और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन था CH4, वहाँ पे H6 था B2H6, तो कुछ नहीं, बस कार्बन और बोरेन में एक्सचेंज करना है। बाकी आप बोरोन का ऑक्साइड B2O3 बना देना और वाटर बना देना, तो ये बिल्कुल ईजी हो गया। आप कंबसन यहाँ पे बगल में कहीं लिख सकते हो, सेम एज लाइक कंबसन रिएक्शन, सेम लाइक कंबसन, आप वो आप अपने से खुद से ऐड कर लेना, सेम लाइक कंबसन रिएक्शन। और इस हमेशा ध्यान में रख सकते हैं इसको। और कंबसन रिएक्शन पता होता है कि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है, तो ये भी इसी तरह से इसमें भी हीट रिलीज होगा। तो जो कि इसके लिए क्या होगा, इसमें क्या मतलब, इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हो गया। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अब अगला रिएक्शन क्या है, डाइबोरोन के वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। वाटर से यानी हाइड्रोलाइसिस में हम पी ब्लॉक में और भी हाइड्रोलाइसिस एक टॉपिक है, वहां भी पढ़ते हैं। एक तरह से ऑक्सी एसिड के जैसा ही बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3BO3 बन जाएगा, यानी हाइड्रोबोरिक एसिड। ये होता है H3BO3 बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ईजी हो गया कि आप जब भी डाइबोरेन दिखे आपके सामने, तो क्या बना दो, H3BO3 जो बोरिक एसिड होता है जिसे बोलते हैं, तो वो आप बना दो। और क्या बना दो साथ में, हाइड्रोजन। तो मेन हमें ये वाली चीज, हाइड्रोजन ध्यान रहे चाहे ना रहे, ये खुद समझ में आ जाता है, लेकिन ये हमें ध्यान होना चाहिए कि H3BO3 बनेगा जब भी वाटर से रिएक्शन करवाएंगे डाइबोरेन का। अब देखो, अब ये जो रिएक्शन नंबर 14, 15 और 16 जो है, वो तीनों एक जैसे हैं, मतलब तीनों एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए रिएक्शन है। मतलब अगर ये इसका प्रोडक्ट बना तो अगला स्टेप के बाद ये आपको बहुत इजी है, ये भी हम आपको सिखा रहे हैं कि देखो आप यहाँ पे B2H6 अगर अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, वो भी लो टेम्परेचर पे, B2H6 लो टेम्परेचर पे कर रहा है, तो सिंपल सा क्या बन जाएगा, B2H6.2NH3 बस, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये B2H6.2NH3 बना लेगा। ठीक है, B2H6.2NH3 ये बना लिया। अब देखो, अब जब दूसरा रिएक्शन जो है B2H6 को 2NH3 दो अमोनिया देते हैं, और क्या देते हैं, हाई टेम्परेचर, यानी आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिए। तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाने पे इसको हम सेम रिएक्शन, मतलब अगर इसको अलग से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको फर्दर हम ये कह दें कि नहीं ये रिएक्शन को थोड़ा सा हीट और दे दें, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा और इसका प्रोडक्ट बनेगा, दोनों ऑलमोस्ट दोनों मतलब सेम प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे रिएक्शन के आगे कंप्लीमेंट्री रिएक्शन है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा फर्दर बढ़ जाएगा B3
N3H6, जिसे हम इनऑर्गेनिक, जिसके हम बेंजीन बोलते हैं या फिर बोराजीन बोलते हैं। ये आपको समझ में आया कि हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, हमने पहले डाइबोरन को रिएक्शन करवाया 2 अमोनिया और लो टेम्परेचर, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, लो टेम्परेचर से करवाया तो सिर्फ सिंपल B2H6.2NH3 प्रोडक्ट बन गया। इसको अगर फर्दर हीट करवाएं यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएं तो ये और आगे जाके कंपाउंड बना लेगा B3N3H6, जो सबको पता है कॉमन प्रोडक्ट है, जिसे बोराजीन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम भी होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल देते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बेंजीन जैसा ही होता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक में बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। या फिर इसका एक और नाम होता है बोराजोल, इसका एक और नाम होता है बोराजोल। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं, इससे ज्यादा बोराजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन ही हमें ध्यान रखना है। ये हो गया। अब देखो, अब वेरी हाई टेम्परेचर यानी इस रिएक्शन को फर्दर और बढ़ाते हैं, यानी और हीट देते हैं, या फिर इसको अलग से एक रिएक्शन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डाइबोरेन को एक्सेस NH3 दिए और क्या किए, वेरी हाई टेम्परेचर दिए। जब एक्सेस NH3 दिए, मतलब मान लो अगर सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखें तो 2 अमोनिया दिए तो ये बन गया, हीट दे थोड़ा सा हीट दिए तो ये बन गया, फर्दर हीट दिए और अमोनिया दिए तो ये बन गया, और एक्सेस में अमोनिया मतलब हीट दिए और अमोनिया दिए तो ये बन जाएगा BNX। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक में इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो ये और दूसरा इसका नाम हो जाता है, जैसे यहाँ ऊपर बोराजीन था तो ये हो गया बोराजोन, ये हो गया बोराजोन। तो आप ये देख सकते हो कि वे एक्सेस ऑफ अमोनिया जब लिए, अगर इसको एक सिंपल एक रिएक्शन में बताना है तो B2H6 को क्या करना, एक्सेस ऑफ अमोनिया ले लेना और वेरी हाई टेम्परेचर ले लेना। तो ये क्या बन गया, BNX, यानी BN का कम्प्लेक्स। तो बहुत सारे इसको BN जब साथ में मिल जाएंगे तो होता है क्या, उसे बोला जाता है बोराजोन या फिर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये तीनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका हम अभी मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है और बहुत मजा आने वाला है सीखने के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, एक, चलो ये बाद में बताएंगे, पहले इसके अगला रिएक्शन करवा लेते हैं आपसे, पहला अगला रिएक्शन करवा लेते हैं कि यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि B2H6, यहाँ पे डाइबोरेन लिया और क्या लिया, R3N लिया, R3N लिया, इसके पास है लोन पेयर। तो यहाँ पे पता है क्या बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आराम से सिंपल एक बॉन्ड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि ये R3N में क्या हुआ, ये डोनर हुआ, और B2H6 में, अच्छा ये पता होगा सबको कि बोरोन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो जब भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है और उसके सामने कोई लोन पेयर होता है तो कोशिश करता है हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का। तो यहाँ भी आपको सिंपल यही करना है, आपने देख लिया कि एन के पास लोन पेयर है और बोरेन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर आपको डोनेट कर देना है, किसको, बोरोन के साथ, बोरोन के साथ, जो कि BH3 के फॉर्म में डाइमर के रहे। तो ये जो प्रोडक्ट बना ना, इसको अगर ऐसे ना लिख के हम लिख सकते हैं, इसको हम R3N और ये लोन पेयर को दिखा दें, ये तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बना। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हो कि CO भी सबको पता है कि CO में भी C, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि लोग सोच लेते नहीं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन से डोनेट करवा देते हैं, और क्या हम करते हैं, ऑक्सीजन से लोन पेयर डोनेट करवा के इसको यहाँ पे बना देते हैं BH3। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पता, ये अगर पता नहीं है, मतलब जनरल चीज़ें पता होता है लोगों को कि सी में क्या होता है कि सी निगेटिवली, यहाँ पे CO जब बनता है तो CO में जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव जो यहाँ पे एटम होता है वो कार्बन होता है, कार्बन के पास बहुत सारे लोन पेयर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से C जो डोनेट करने वाला, लोन पेयर जो डोनेट करता है वो कौन करता है, C करता है बोरोन को। तो यहाँ पे जो बनता है ना कंपाउंड, ये ऐसा नहीं बल्कि बन जाएगा क्या, OC, C का यहाँ पे डोनेट होगा किससे, BH3 से। अब ये दोनों का मैकेनिज्म बहुत इजी करके हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, बहुत इजी है, देखो कैसे, क्योंकि दोनों सेम रिएक्शन है, दोनों डाइबोरेन है, दोनों में बस फर्क है अटैकिंग वाले रिएजेंट का। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी आपको अमोनिया मिला, तो अमोनिया में क्या था ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अमोनिया क्लस्टर्स में होते हैं, तो जब भी ये अटैक करेगा तो अनसिमेट्रिकल अटैक
का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। देखो समझाने का कोशिश करते हैं। ये हमारे पास B2H6 है, ये सभी लोगों को पता होगा, डाइबोरेन का यही स्ट्रक्चर होता है। ये बनाना बॉन्ड होता है, ये बनाना बॉन्ड होता है, ये सबको पता है। तो इसमें हम किसका अटैक करवा रहे हैं? अमोनिया। ये वाला रिएक्शन हम आपको सिखा रहे हैं, ये वाला 14, 15, 16 का सिखा रहे हैं कि कैसे ये B2H6.2NH3 बनता है। और ये अनसिमेट्रिकल अटैक का कंसेप्ट क्या है और यहाँ सिमेट्रिकल अटैक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये अच्छे से सिखा रहे हैं। देखो क्या होगा कि अमोनिया हमने क्या करवाया इस रिएक्शन में, अमोनिया से रिएक्ट करवा रहे हैं, अमोनिया से करवा रहे हैं, अमोनिया अटैक कर रहा है। तो अमोनिया, चूंकि अमोनिया NH3 हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े होंगे आप, तो NH3 के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। H के साथ बहुत सारे, हर H के साथ एक NH3 जुड़ेगा, फिर उस NH3 H के साथ अलग NH3 जुड़ेगा। तो हमेशा ये क्लस्टर्स में होते हैं अमोनिया, तो क्लस्टर्स में होते हैं, तो इस वजह से ये अटैक जब भी करेंगे ना बोरेन पे, तो इतने भीड़ में होते हैं कि ये इन पे अनसिमेट्रिकल अटैक करते हैं, मतलब जैसे तैसे अटैक करते हैं। क्योंकि जब अटैक करने वाले लोगों की संख्या कम होगा, मतलब वो हाईली स्टेरिक नहीं होगा, छोटा कंपाउंड होगा, तो वो आराम से अटैक करेगा। लेकिन ये भीड़ में अटैक करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल अटैक होता है। ये आप देख लो, अटैक करने के लिए ये आप देख लो, यहाँ से बॉन्ड को तोड़वा देता है। जब ये अटैक होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, BH2 प्लस बन जाएगा, और ये BH2 प्लस बन जाएगा, और ये BH4। यहाँ पे देखो ये अलग हो गया, ये BH2 अलग हो गया, और ये H ले लिया, तो मतलब दोनों H के अपने साइड कर लिया ये B, तो एक तरफ BH4 माइनस बन गया और एक तरफ BH2 प्लस बन गया, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल 2 हो गए अब। तो जब 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए तो अब अमोनिया आया 2, तो भाई 2 अमोनिया आया, तो अब ये क्या करेगा, एक एक करके दोनों को डोनेट कर देगा। तो जो आगे बनेगा क्या बनेगा, NH3 से ये वाला सारा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा और BH4 माइनस बन जाएगा। और इसको दूसरा वे में लिख सकते हैं क्या, B2H6.2NH3। B2H6 डॉट, देख लो बोरोन 2 है और 2 अमोनिया है और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है B2NH3, B2H6.2NH3। और इसको फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीट करेंगे। देख लो, अब फर्दर हमने हीट किया तो ये क्या बन गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो एक एक रिएक्शन ये हो गया यहाँ से, ये 14 रिएक्शन हो गया कि B2H6.2NH3 कैसे बना, और 15 रिएक्शन हो गया, फर्दर हीट किए तो बोराजीन बन गया। और इसे फर्दर हीट करेंगे और अमोनिया देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट BN बन जाएगा। तो ये अनसिमेट्रिकल अटैक का कॉन्सेप्ट हुआ। अब सिखाते हैं आपको सिमेट्रिकल अटैक का। देखो अनसिमेट्रिकल कब होगा और सिमेट्रिकल कब होगा, ये समझने वाला बात है। तो अभी हम आपको बताएं कि NH3 यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बहुत सारे क्लस्टर्स में आते हैं। तो इस क्लस्टर्स की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अनसिमेट्रिकल अटैक होता है। तो जहां भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेंगे, यानी NH3 दिखा, CH3NH2 में हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। R2NH है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन बच रहा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां भी होगा तो वो क्लस्टर्स में होगा, क्लस्टर्स में होगा तो अनसिमेट्रिकल अटैक होगा। तो BH2 बनेगा, BH2 प्लस, और क्या बनेगा, BH4 माइनस बनेगा। तो ये हो गया। अब सिमेट्रिकल अटैक का कंसेप्ट समझाते हैं। बहुत एनर्जी जा रही है भाई, मतलब बहुत मुश्किल काम है पढ़ाना और समझाना। मतलब ऐसा खुद तो टीचर तो है नहीं कि सब कुछ, मतलब फिर भी जितना हो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मतलब क्या है, क्योंकि अभी पढ़ाना ऐसा कोई प्रोफेशनल है नहीं, पहला बार ऐसे कुछ कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, सिखाने का। तो एज अ टीचर आप हमें नहीं समझे, बस ऐसे समझे कि कुछ हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। बड़े भाई या फिर जो भी मतलब होते हैं घर में, जो कुछ जानते हैं तो वो सिखाते हैं, उस टाइप से हम आपको बस सिखाने का, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम टीचर हैं या प्रोफेशनल मास्टर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आप नहीं समझे। बस जितना हमें मतलब कर सकते हैं, ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है कि जो हम समझाना चाह रहे हैं या खुद जो समझ रहे हैं वो आपको समझा दें। तो फिर भी हम बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जैसे भी हो हम आपको समझा दें, तो वो एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सिमेट्रिकल अटैक की। तो सिमेट्रिकल अटैक में आप देखो क्या होगा कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन, आप देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि सिमेट्रिकल अटैक में कौन कौन जब हमारे पास होगा तो हम सिमेट्रिकल अटैक करवाएंगे। तो आप जो भी देखो यहाँ पे R3N है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप ही नहीं है। पायरिडीन है, CO है, इनमें कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा भी नहीं। तो ये क्लस्टर में नहीं होगा, ये सिंगल एक यूनिट में होंगे। तो जब ये अटैक करते हैं ना, तो ये बिल्कुल ऐसे अटैक करते हैं कि सिमेट्री बना रहे।
मतलब आसानी से ऐसे अटैक करेंगे, देखो आप कि BH3 ये अलग हो गया और BH3 अलग हो गया, क्योंकि ये आराम से है, एक है, सिंगल है, बहुत टाइम मिलेगा इन्हें अटैक करने के लिए, तो आराम से अटैक करेंगे। और क्या करेंगे, अटैक करके जब ये जो इनका वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा बोरोन के पास, जब ये अटैक करेंगे तो एक हाइड्रोजन उधर गया, एक हाइड्रोजन इसके पास रहता है, यहाँ मान लो वैकेंट बना, B2H6 देखो था, उसको दो दो में तोड़ दिए, BH3 सिमेट्रिकल हुआ, यहाँ पे दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल बच गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर लेके दोनों दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर लेंगे, और दो यहाँ इसीलिए हमने दो यूनिट बनाया, कि दो यूनिट इस तरह के दो यूनिट बनेंगे प्रोडक्ट में। तो अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अटैक का। अब ज़्यादा नहीं, एक दो रिएक्शन और हैं। तो देखो अब रिएक्शन नंबर 19 पे चलते हैं। यहाँ पे है एक बोरिक एसिड को हीट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट ए बन रहा है, और उसको फर्दर हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बी बन रहा है। तो बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है। तो देखो हीटिंग में जहाँ भी हीटिंग दिखे और यहाँ बोरिक एसिड है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, पानी निकाल देना है, -H2O। कैसे, अगर देखो H3BO3 है तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, तो जब इसे हीट करते हैं ना तो इसका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा H2O, इसमें से निकाल दो, H3BO3 में से H2O निकाल दो, तो क्या कितना H बचेगा, एक H बचेगा, और B तो बचेगा ही, और O3 में एक O जाएगा तो HbO2, तो ये बचेगा HbO2। ठीक है, अब इसको फर्दर हीट करवा रहे हैं, फर्दर हीट करवा रहे हैं यानी फर्दर और वाटर निकालेंगे और पानी निकालेंगे इसमें से फर्दर हीटिंग में। तो अब देखो वाटर निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे H2O, यानी दो हाइड्रोजन की आवश्यकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो क्या करना पड़ेगा, जब जब भी ऐसा सिचुएशन आए ना केमिस्ट्री में, तो आप क्या करो ना कि उसको डबल कर लो, जो आप सामने आपको कंपाउंड दिख रहा है तो डबल ले लो, पूरा डबल अगर इसको आप ले लेते हैं तो आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2B2O4। अब इसमें से हमें क्या करना है, माइनस वाटर करना है। तो अब क्या प्रोडक्ट बी बन के आएगा, H2 तो चला गया तो बचा B2, और O4 में से एक O चला गया, बच गया O3, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, B2O3। तो इतना सिंपल है, बस ऐसे आप इन तरीकों से आप पूरे रिएक्शन को इजी कर सकते हो और समझने में। और हमेशा मतलब ये ऐसे करने से, ऐसे समझने से, ऐसे पढ़ने से लॉन्ग टाइम तक, मतलब आपका समझ लो परमानेंट ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब इसका बस नाम देख लेते हैं। तो B2O3, पहले HbO2 का नाम देख लेते हैं, तो इसका नाम होता है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड, देखो मेटाबोरिक एसिड क्यों नाम पड़ा, देखो इसका नाम था बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो जब भी कोई एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो उसका नाम हो जाता है मेटाबोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इसका मेटाबोरिक एसिड नाम पड़ गया। और ये जो ऑक्साइड आ गया, अब जो फाइनल बना B2O3, उसको बोलते हैं बोरिक अनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें से सारे वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, इस वजह से इसका अनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, अनहाइड्राइड मतलब कहीं भी आपको अनहाइड्रस फॉर्म दिखे, अनहाइड्राइड दिखे मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाला हुआ है। तो ये बोरिक एसिड का अनहाइड्राइड फॉर्म हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं बोरिक अनहाइड्राइड। और इसका दूसरा नाम होता है बोरिक सेस्क्यू ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड, बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड, बोरिक सॉरी बोरिक नहीं, बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्यों, क्योंकि ग्लास फॉर्म जैसा होता है। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बोरोन सेस्क्यू ऑक्साइड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि बोरिक एसिड में से हीट देंगे तो वाटर निकालना है, फर्दर हीटिंग करेंगे तो और वाटर निकाल देना है, तो ये इजी हो गया। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 20, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो इसको समझते हैं कि H3BO3 क्या है, एसिड है लेकिन वेरी वीक एसिड होता है। ये आप समझ लो कि बोरिक एसिड क्या होता है, वेरी वीक एसिड होता है, वेरी वीक एसिड होगा। तो क्या होगा कि इसके सामने अब यहाँ पे क्या है, जो रिएक्ट कर रहा है सामने NaOH है, NaOH क्या है, बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ बहुत वीक एसिड है, बोरिक एसिड एक बहुत वीक एसिड है, तो इसका बेस के साथ टिट्रेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो जो फर्दर इसका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट जो बनना चाहिए आप देखो क्या बनता है, Na+BOH4 होल माइनस, ये हमारा
प्रोडक्ट बनता है एसिड बेस रिएक्ट होके। तो ये जब बनता है ना, तो चूंकि बहुत वीक एसिड है तो इसका टिट्रेशन उतना अच्छा नहीं होता है बेस के साथ, तो ये बहुत अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है यानी। और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन जो होगा इधर फॉरवर्ड प्रोसीड ज़्यादा नहीं करेगा, चूंकि ये अनस्टेबल है, चूंकि ये बहुत वीक एसिड है इस वजह से। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हुआ हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है अभी, लेकिन इसमें एक और OH जोड़ देंगे तो B माइनस में हो जाता है। ये हो गया OH माइनस और इधर Na प्लस, यानी ये हो गया स्ट्रक्चर Na प्लस BOH4 माइनस होल का। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इस स्ट्रक्चर से आपको फॉरवर्ड ये क्या हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैटिकॉल। कैटिकॉल एक तरह से कैटलिस्ट की काम करता है। जब हम कैटिकॉल के प्रेजेंस में ये एसिड बेस टिट्रेशन करवाते हैं, अगर कैटिकॉल के प्रेजेंस में करवाएं तो ये रिएक्शन बहुत हाईली फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था ना, उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देता है। कौन? कैटिकॉल। कैसे स्टेबल करवाता है सिखाते हैं आपको। देखो हमारे कैटिकॉल का स्ट्रक्चर ये है, इसे बोलते हैं कैटिकॉल। कुछ नहीं, एक बेंजीन पे दो हाइड्रोक्सी जुड़े हुए हैं। तो ये जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ना, वो भी सेम इसी यही काम करेगा कैटलिस्ट का। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को स्टेबल बनाएगा। तो स्टेबल कैसे बनाएगा आप देखो, इसको जो प्रोडक्ट बना ये प्रोडक्ट बना, तो इसमें आप सिंपल देखो, यहाँ भी एक OH है और यहाँ भी एक OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी OH है। तो जब भी ऐसे OH मिलते हैं ना, तो वहाँ पे रिएक्शन होता है, क्या होता है कि वाटर रिलीज हो जाता है। वाटर रिलीज हो जाता है, मतलब अगर हमारे पास ये हमारा OH 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 था, तो ये जो हमारा इसका कैटिकॉल का जो एक OH था और इसका OH था, क्या करेगा यहाँ पे आपको, जब भी दो OH OH सामने आए, आपको क्या करना है, पानी निकाल देना -H2O। उसी तरह से हर यहाँ पे देखो एक कैटिकॉल का दूसरा OH बच रहा है, तो ये दूसरा OH क्या करेगा, इसके साथ H को निकाल के बना -H2O। उसी तरह से एक कैटिकॉल इधर और आएगा, एक कैटिकॉल यानी दो कैटिकॉल की जरूरत पड़ेगा, और क्या होगा यहाँ भी उस तरह से OH और OH ऐसे निकल जाएगा। तो अब आप देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, एक स्टेबिलिटी। जब भी अगर ऐसे रिएक्शन करवा के देखो, अब इसको फर्दर फाइनल अच्छे पेपर पे आपको समझाते हैं कि ये हमारा था BOH OH OH OH, ये बना हुआ था। अब इसमें से कैटिकॉल ने रिएक्ट करवाया, कैटिकॉल इधर ले लेते हैं और एक कैटिकॉल इस साइड ले लेते हैं, दोनों तरफ से सारे OH को वो निकालेगा बाहर। तो एक कैटिकॉल इधर ले लिया। तो अब हमने क्या बताया था कि क्या करना है आपको, सिर्फ जब भी दो H सामने आए तो क्या करना, वाटर निकाल देना, -H2O इधर, इधर -H2O और इधर -H2O, इधर -H2O। ठीक है, तो अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने बन के आया, वो देखो आप कैसा बनेगा, O और ये क्या हुआ यहाँ पे, वो एक O बचा और यहाँ पे सीधा ये तो पूरा निकल चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे, कार्बन कार्बन। उसी तरह से दूसरा इधर इस वाले देखते हैं, तो O क्या बचा, कार्बन, और एक इधर ये तो ऑलरेडी एक रिंग चल ही रहा है ये। उसी तरह से इधर भी और इधर भी यही बचा। क्या बचा हमारे सामने, क्या बचा इधर, O के बाद कार्बन कार्बन। ठीक है, और ये ऑलरेडी तो एक रिंग चला ही रहा है। ठीक है, तो आप ये देखो, मतलब क्या बन गया, एक रिंग बन गया, रिंग बन गया। और जब भी आपने पढ़ा होगा कि रिंग, जब भी रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो बहुत स्टेबिलिटी लाता है प्रोडक्ट में। किलेट रिंग बन गया यहाँ पे, ये एक रिंग एक रिंग ये। तो आप देख सकते हो ये रिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। तो क्या किया कैटिकॉल ने स्टेबल प्रोडक्ट बनाया, जिससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ा प्रोडक्ट की तरफ। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी ये जो अभी टिट्रेशन बहुत कम हो रहा था, वो क्या हुआ, बहुत फॉरवर्ड की तरफ जाएगा और आसानी से एसिड बेस टिट्रेशन हो जाएगा कैटिकॉल के प्रेजेंस में। तो कैटिकॉल क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। कैटिकॉल इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा दिया क्योंकि वो रिएक्शन करने लगा, बहुत तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन में बढ़ने लगा, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो इसे और भी दूसरा, जैसे कैटिकॉल है तो देख रहे हो आप, दोनों सिस साइड में है, मतलब सिस और ट्रांस तो जानते हो, दोनों तरफ OH OH है, तो इसको और भी नाम बोल सकते हैं, सिस 1,2 डायोल 1,2 है।
और तो 3 4 अगर नोमेनक्लेचर करें तो 1 2 3 4 ऐसे होता है, और सिस 1 2 डायोल। तो ये अगर जब भी आपको क्वेश्चंस में मिले सिस 1 2 डायोल के प्रेजेंस में बोरिक एसिड को अगर बेस के साथ टिट्रेट करवाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ये सब आप ध्यान रख लेना। बहुत सिंपल है ये हो गया। अब अगला रिएक्शन जो लास्ट है इस टॉपिक का, इस बोरोन फैमिली का लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है टेस्ट ऑफ बोरिक एसिड। तो देखो इसमें हम क्या करवा रहे हैं कि एक बोरिक एसिड लिया है, उसमें इथेनॉल, इथेनॉल जानते हो आप C2H5OH, इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हैं बोरिक एसिड से, तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो देखो यहाँ भी वही सब आप बस समझ के रिएक्शन, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बहुत दिख रहा होगा, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन ये आपको इजी और सिंपल कैसे होगा जब आपको इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा। तो पहले भी बता चुके हैं कि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, तो वही हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो अब आप देखो हमारे पास है ये इथेनॉल, ये हमारे पास है इथेनॉल, है इथेनॉल। तो ये अब इथेनॉल को हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी मैंने क्या बोला पिछले रिएक्शन में, OH OH जब भी आपके आसपास दिखे, सामने दिखे, तो क्या करना है, सबसे पहले पानी निकाल देना। तो आप क्या करोगे, H और ये OH क्या हुआ, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक OH का दूसरा इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा के एक पानी निकालो, उसी तरह से आपके पास दूसरा OH भी है और तीसरा OH भी है, तो आपको तीनों को तीन तीन वाटर निकालना होगा। और उस हिसाब से फिर आप फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर ये हो जाएगा कि जब BO और तीन है ना O, यहाँ पे 3 O है, और ये OH यहाँ पे क्या निकल के क्या बच गया, C2H5, तो OC2H5, OC2H5, OC2H5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। क्या करना था, सिर्फ वाटर निकालना था। तो यही हमें यहाँ पे इसका देखो नाम हमने क्या किया, C2H5 होल थ्राइस BO3, C2H5 तीन है ना, C2H5 होल थ्राइस, और ये हो गया BO3, ये BO3 इसका प्रोडक्ट बन गया। या फिर इसको और भी इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बोरोन है, एक बोरोन है, एक बोरोन है, और इसके तरफ कितने यूनिट ये जुड़े हुए हैं, OC2H5 के 3 यूनिट जुड़े हुए, OC2H5 के होल थ्राइस, तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो इस तरह से इतना इजी होता है, और इसका नेमिंग देख लें तो इसका नाम होगा ट्राईथाइल बोरेट। C2H5 क्या हुआ, C2H5 इथाइल बोलते हैं ना, और ये कितने हैं, 3 है, तो ट्राई इथाइल और बोरेट, बोरोन बोरिक एसिड से बना हुआ है, तो इसको बोरेट। और एट कब यूज करते हैं, एट एट जब यूज करते हैं एसिड और अल्कोहल जब भी रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ईस्टर बॉन्ड का, और ईस्टर बॉन्ड में उसको क्या लगाते हैं, सफिक्स 8 लगाते हैं। ईस्टर बॉन्ड आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बिल्कुल जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हो वो ध्यान रख लो। जैसे कोई एसिड है RC डबल बॉन्ड OH प्लस कोई अल्कोहल ले लेते हैं ROH, ठीक है। तो इसका आप क्या करते हैं, जब भी ये आपको अल्कोहल और एसिड और अल्कोहल दिखता है तो वही काम करना है, पहले क्या करना है, वाटर निकाल देना है। तो ये आप देख लो, ये जो बनता है RC डबल बॉन्ड OR, तो ये ईस्टर बॉन्ड होता है ना, यही तो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। तो ये क्या इसको 8 सफिक्स ऐड कर देता है, तो वही यहाँ पे भी काम हुआ। यहाँ भी एक बोरिक एसिड था और एक अल्कोहल था, मिथाइल इथाइल अल्कोहल, तो उसको दोनों का रिएक्शन हुआ, तो जो भी ईस्टर बना वो क्या हो गया, बोरेट बन गया। 8 सफिक्स यूज कर दिया तो उसका क्या नाम हो गया, ट्राई इथाइल बोरेट। तो ये देखो अब जब ट्राई इथाइल बोरेट जब बना, ट्राईथाइल बोरेट, तो क्या होता है ना कि ये ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न करता है। जब ग्रीन फ्लेम देता है तो हमारा टेस्ट कंफर्म हो जाता है कि नहीं क्या था उसमें, बोरेट आयन। ये जो ग्रीन फ्लेम आता है किसकी वजह से आता है, बोरेट आयन की वजह से आता है। ये बोरेट आयन की वजह से ग्रीन फ्लेम आता है। तो कोई भी रिएक्शन मतलब कैसे होता है, टेस्ट कैसे, हम जब भी किसी भी चीज का टेस्ट पढ़ते हैं तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होता है, जैसे उसका कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टी होता है जो वही देता है और कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी था बोरेट आयन का, वो है कि ग्रीन फ्लेम से बर्न करना, इसका प्रॉपर्टी है बोरेट आयन का। तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड किया तो ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न किया, ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न किया, तो हम लोग वहां पे कंफर्म हो गए कि नहीं, जब ये ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है इसका मतलब उसमें बोरेट आयन प्रेजेंट है, और बोरेट आयन प्रेजेंट है मतलब वहां पे बोरिक एसिड होगा, बोरिक एसिड होगा, उसका रिएक्शन हुआ होगा इथेनॉल से, तो वो बोरेट आयन बना होगा। इसका मतलब वहां पे क्या है, बोरिक एसिड है। तो ये किस चीज का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, बोरिक एसिड का।
तो ये कुल 21 रिएक्शंस थे बोरोन फैमिली का, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते हैं, वो भी हम आपको बता चुके हैं। वो सारे आप ध्यान रख लेना। बस कुछ नहीं करना, आपको एक बार फिर से देख लेना है, पलट लेना है, और जैसे जैसे हमने समझाने का कोशिश किया है बिना रटे हुए, रिएक्शन को तोड़ तोड़ के, तो वैसे आप समझोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो होप आपको मतलब अच्छा लगा हो, और तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और भी इसी तरह से बहुत सारे वीडियो हम लाने वाले हैं और ला रहे हैं। और जिनको भी ज़रूरत हो, जिन्हें भी इनऑर्गेनिक वीक लगती हो, डर लगता हो, वो उनको शेयर कर देना। तो फिर अगला नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे अगला फैमिली, कार्बन फैमिली का रिएक्शंस। उसमें ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, बहुत कम रिएक्शंस है। फिर ऐसे कर करके हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करवा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू एवरीवन।